तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास सेवन्थ का चैप्टर 18 जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। और धनराज, इसमें धनराज के बारे में लिखा है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदानी पवाई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। अब वो धनराज से पूछ रही है कि बचपन से लेके बड़े तक आपका खेल बहुत सारा संघर्ष हुआ है, आप मुझे अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। धनराज ने कहा, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। उसने कहा उसका बचपन जो था बहुत संघर्ष भरा हुआ था, ठीक है, और वो लोग बहुत गरीब थे। उसके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उसी से उसके मन में भी जिज्ञासा जगी थी हॉकी खेलने की, लेकिन उसके पास औकात नहीं थी कि वो हॉकी खेल पाए उस समय। इसलिए हमने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। इसने कहा इसलिए अपने साथियों की, अपने दोस्तों की वो स्टिक उधार लेकर उससे काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे पुरानी स्टिक दे दी। वह नहीं तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। फिर जब सारे लोग खेल लेते तब इसको खेलने का मौका मिलता, तो ये इंतज़ार करता कब इसको खेलने का मौका मिलता, और जब सारे खेल लेते फिर इसे खेलने का मौका मिलता। लेकिन जब इसको खुद की हॉकी तब मिली जब इसके बड़े भाई भारतीय कैंप के लिए सेलेक्ट हो गए, तो उन्होंने अपनी पुरानी हॉकी इससे दे दी और उनको नई हॉकी मिली थी। लेकिन वो नई नहीं थी, लेकिन उनके लिए वो हॉकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि वो उनकी खुद की थी, ठीक है। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे। उसने कहा कि मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में मणिपुर में खेली थी जब मैं 16 साल का था, और मैं दिखने में बहुत दुबला पतला एकदम बच्चे के जैसे लगता था, ठीक है। फिर है, जैसा चेहरा अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। जैसा चेहरा था उसका, इतना दबदबा, पतले होने के बावजूद भी इतना उसके अंदर बल था कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उससे झगड़ा कर सके। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। जुझारू मतलब हट था, मतलब बहुत ही जिद्दी था, जो चाहूँ वो करता था। 1986 में मैं 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। 1986 में उसे सीनियर की टीम के लिए सेलेक्ट किया गया और वो अपना सारा सामान बांधकर मुंबई आ गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। उसकी और उसकी टीम ने खूब खेला, ठीक है, और उसके भाई ने भी खेला जिसका नाम रमेश था। और यही खेल देखकर उसके मन में एक उम्मीद उठी कि
क्या पता उसको ओलंपिक में नेशनल के लिए चुना जाए, पर नहीं चुना गया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था, उसका नाम 57 खिलाड़ियों की जो लिस्ट आई थी उसमें भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कहा, बहुत उदास सा महसूस हुआ, लेकिन 1 साल बाद मुझे ऑलविन एशिया कप के लिए चुन लिया गया और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर अपने पास्ट की तरफ नहीं देखा, अपना बीता हुआ कल नहीं देखा। विनीता विनीता पूछती है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? उन्होंने पूछा कि आपका स्कूल कैसा था, आपके स्कूल में पढ़ाइयाँ कैसे गई, उससे कुछ रिलेटेड आपकी कहानी। धनराज ने बताया, मैं पढ़ने में एकदम फीसड़ी था, इसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। उसने कहा कि मैं पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था, फीसदी मतलब कमज़ोर, निठल्ला, और कैसे ना कैसे कर उसने 10वीं पास करी। फिर उससे आगे बढ़ना तो जैसे लग रहा था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। उन्होंने कहा, अगर मैं हॉकी नहीं खेल रहा होता तो मेरी पढ़ाई लिखाई ऐसी थी कि मुझे चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, आगे चलते हैं। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। उसने कहा कि मैं आज बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ हॉकी भले ही नहीं हूँ, पर मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझसे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप इतने अजीब क्यों हैं? कभी कभी आप इतने गुस्सेदार भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरे तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह से, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और जो मेरे मन में आता है मैं सीधे साधे कह देता हूँ और बात को कई बार पछताता भी हूँ, पर मुझे अपना गुस्सा रोकना नहीं आता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवारों की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। उसने कहा कि मैं इतना हार्ड, इतना ज़िद्दी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है कि हम लोगों के पालने के लिए उन्होंने कितना कष्ट सहा है। और तो और मेरी इस अजीब होने की एक और वजह है कि मैं कोई भी बात सीधे साधे कह देता हूँ, कुछ भी नहीं सोचता कि अगले इंसान को कैसा लगेगा। फिर बाद में सोचने पर मैं पछताता हूँ और ना ही मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आता है। दूसरे लोग मुझे उकसाते हैं और दूसरे लोग जब उसे उकसाते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और उसे हर छोटी बड़ी चीज़ पर जूझना पड़ा था बचपन में, जिससे वो चिड़चिड़ा हो गया था। और उसने कहा कि मैं एक इमोशनल इंसान भी हूँ, बहुत भावुक इंसान भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्त और परिवार की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मैं अपनी गलती, अगर मेरी गलती हो तो मैं अपनी माफ़ी मांगने में कोई शर्म भी नहीं करता। मुझे कोई शर्म भी नहीं आती, अगर मेरी कोई गलती हो तो मैं माफ़ी मांग लूँ। आया समझ?
आगे चलते हैं। आगे लिखा है, विनीता, आपके परिवार के आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? उसने पूछा कि आपके लिए आपके परिवार कितना इम्पोर्टेंट है। धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहन को अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में रहूँ, रोज़ रात में सोने से पहले अपनी माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ मुझे अपनी प्रसिद्धि की विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने क्या कहा कि मैं सबसे पहले अपनी माँ के बारे में कहता हूँ। मेरी माँ ने हम सारे भाई बहन को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है। और तो और मैं उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता था, मैं उनसे सबसे ज़्यादा बोलता था। आज भी जब भी वो सोता है, उससे सोने से पहले, चाहे वो यहाँ रहे चाहे देश विदेश में क्यों ना रहे, अपनी माँ से बात करे बिना वो नहीं सोता है। ठीक है। और उसकी माँ बताती है अपने विनम्रता कैसे कैसे उसने सबको संभाला है, संभालने की सीख दी है। और तो और उसने बताया है कि मेरी जो बड़ी भाभी है वो भी मेरी माँ के लिए माँ के ही समान है, क्योंकि वो भी मुझे बहुत प्रेरणा वगैरह देती हैं, उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? एक कृत्रिम घास है, उस पर हॉकी कब खेली उन्होंने? विनीता ने पूछा। धनराज ने बोला, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। उसने वो घास कब देखी? जब वो 1988 में नेशनल गेम खेलने आया था दिल्ली। मुझे याद है कि किस तरह सौम्याए और जोकीवम कार्वलोहा मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। उन्होंने बताया कि मुझे यकीन है ये जो 3 नाम बताया, सौम्या, जैविकम और कार्वलोहो ने उसे बताया कि इस घास की क्या क्या गुण हैं। और जब वे बताने लगे तो मुझे बताते हुए मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। जब वो मुझे बताते तो मैं उसे झुक झुक कर छूने लगा। ठीक है। आगे है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। उसने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो हमारा साइंस है वो इतने आगे बढ़ सकता है कि वो कृत्रिम घास भी उगा सकता है। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? विनीता ने पूछा। हर एक मनुष्य का सपना होता है कि उसके पास कार हो, और आपके पास ये कार आपके पास कब आई? फिर धनराज ने बोला, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमांडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। उसने कहा मेरी कार मेरी सेकंड हैंड थी जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी, अरमांडा की थी वो। ठीक है। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, तब तक वो बहुत पॉपुलर हो चुका था। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेन और बसों में सफ़र करता था। उसने कहा ये नहीं कि अगर हम पॉपुलर हो गए तो हम अपने सब कुछ दिखाएं कि हाँ हमारे पास कार है, हम ये सब लेके आए। नहीं, मैंने लोकल ट्रेन में ही आकर मुंबई में अपना मैच खेला, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफ ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक शहर मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेन में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेटर हाउस का
दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। उसने कहा कि जब वो ट्रेन में जा रहा था तो एक अखबार वाले ने उसकी फोटो खींच कर अखबार में छाप दी कि अभी भी जो धनराज पिल्ले हैं वो लोकल ट्रेन में घूमते हैं। ठीक है। ऐसा सुनते ही उन्हें थोड़ा अचंभा फील हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्यों इन सब बातों पे ध्यान दूं, जब मेरी हैसियत है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो मैं घर चलाने में ही बिता देता हूँ, तो मैं अपनी सारी जो आराम शोहरत है वो कैसे लूँ। ठीक है। तब उन्होंने सन 2000 में उन्होंने एक अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदी थी। ठीक है। कॉर्पोरेट हाउस, वो किसी का गिफ्ट नहीं था, वो उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया है, इसके बदले आपको क्या मिला? उन्होंने कहा, सफलता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हॉकी ने आपको इतना कुछ दिया है तो आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी था परिवार। मैं आर्थिक तंगी को दूर करना चाहता था और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उसने कहा कि पहले, अभी के मुकाबले मुझे पहले इतने पैसे नहीं मिलते थे कि जिससे मैं अपनी सारी जो इच्छाएं पूरी कर सकूं। मुझे मेरे परिवार की आर्थिक तंगी पता थी, इसलिए मैंने अपने परिवार का सपोर्ट करा। जो भी मुझे पैसे मिलते थे मैं अपना परिवार चलाने के बारे में ही सोचता था और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। ठीक है। आगे लिखा है, विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। उसने कहा कि जब वो इंडिया के बाहर खेलने के लिए गया 1994 में, जो उससे उसने पैसे मिले थे, उसने पुणे में एक भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम वाले फ्लैट लिए। ठीक है। फिर लिखा है, एक छोटा घर है पर हम सबके लिए काफी है। उन्होंने कहा एक छोटा था पर हमारे परिवार के लिए बहुत था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। 1999 में उसे एमपी मतलब महाराष्ट्र की जो सरकार थी वहाँ की, उन्होंने इसे एक फ्लैट दिया। वहाँ ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद ही हैसियत कभी नहीं हो पाती। उसने कहा कि वो इतना अच्छा घर था कि उसे खरीदने की मेरी हैसियत पता नहीं कभी हो पाती या नहीं हो पाती। ठीक है। आगे चलते हैं। विनीता ने कहा, सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है आपको? उसने पूछा, बाकी सारे सेलिब्रिटी के साथ एक मंच पर आपको बैठना कैसा फील होता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। उसने कहा, उससे बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि जब हमें जब राष्ट्रपति के साथ बैठने का मौका मिला तो हमें महसूस हुआ कि मैं कितना खास हूँ। हॉकी ही है जो उसे इतना सम्मान पहुंचा पाई। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। थैंक यू।